अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे। सॉरी, 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं मादे की मैकेनिकल खसूसियात। मैकेनिकल मतलब होती हैं कि अगर आप कोई मादा कोई भी चीज़ ले रहे हो, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स लगाने पे उसमें किस किस्म का चेंज आता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, क्या उसमें चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल खसूसियात। डिटेल में इसको आगे देखेंगे भी। तो लेट्स से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं हमारे पास, हम लोग गुज़श्ता क्लासेस में ये तो पढ़ चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज जो है वो मादे से मिलकर बनी है। कि हमारा मादा इस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई मैस होता है और कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कोई बॉल कंसीडर करती हूँ, गेंद। इसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा ना मुझे, और इसने कोई ना कोई जगह भी ऑक्यूपाई की होगी, इसको मादा बोल देते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वजन होता है और वो कोई ना कोई जगह घेरती है, तो उसको मादा कहते हैं। कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो है ना, हर जगह पे मादा ही, हर जो है वो मादे से मिलकर बनी है। कहते हैं मादा 3 सूरतों में हो सकता है। वो ठोस हालत में भी हो सकता है, जैसे गेंद की एग्जांपल ली। माया की हालत में जैसे पानी वगैरह हो गया, और गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें होगी। कहते हैं 3 हालतों में मादा पाया जाता है। ठीक है, ठोस, माया और गैस। ये हालतें कशिश की फोर्स के सबब होती हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान अमल करती हैं। कहते हैं ये जो 3 हालतें हैं ना, ये क्यों होती हैं? क्योंकि जो एटम्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी हालत है, गैस है, माया है या एटम है। अगर एटम्स के दरमियान सब जो कशिश है वो बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो, तो वो गैसेस होती हैं। अगर थोड़ी सी मजबूत हो तो वो माया होती है। अगर सबसे ज़्यादा मजबूत हो वो ठोस हालत में होती है। तो वो कहते हैं ये हमारे पास जो है बेसिकली ये जो कशिश की फोर्सेस होती है ना, उसकी वजह से ये 3 हालतें होती हैं। और ये कशिश की फोर्स से किसके दरमियान पाई जाती हैं? एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर एटम्स के दरमियान बहुत ज़्यादा मजबूत फोर्सेस होंगी तो वो ठोस हालत में पाया जाएगा, कमज़ोर होंगी तो थोड़ा माया होगा, अगर ज़्यादा कमज़ोर होंगी तो वो मादा गैस की हालत में पाया जाएगा। तो ये कशिश की फोर्सेस पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर इसका इन्हिसार होता है। कहते हैं खसूसियात, मादे की चंद बुनियादी खसूसियात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहते हैं कुछ तो हमें खसूसियात पहले हम चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल खसूसियात। मैकेनिकल खसूसियात का मतलब है अगर हमारे पास उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए, फोर्स लगाने से उसकी शक्ल में किस तरह की तब्दीली आती है, उसको मैकेनिकल खसूसियात कहते हैं। कहते हैं मैकेनिकल खसूसियत का हमें पता चल जाएगा तो इसका फ़ायदा होगा, क्या होगा? वो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में किसी मटेरियल को मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल करने में अहमियत ही हामिल होंगी। कहते हैं अगर मैकेनिकल खसूसियत हमें डिफरेंट चीज़ों का पता चल जाए, या फिर हम मटीरियल्स की बात करें, मेटल्स वगैरह की मैकेनिकल खसूसियत का पता चल जाएगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल जो है या मटीरियल जो है कौन सा वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उसको हम लोग कहाँ से आइडिया लगाते हैं? उनके मैकेनिकल खसूसियात की बेस पे। तो वो हम देखेंगे किस तरह से। ठीक है, कहते हैं इस बाब में जो बड़े मौजू ज़ेर बहस लाए जाएंगे वो होंगे फोर्स लगाने से ठोस अशिया में बिगाड़ के। अगर आप फोर्स लगाते हो तो किस किस्म की तब्दीली आ सकती है चीज़ों में, डेंसिटी क्या है, प्रेशर क्या है। इस सारे में आपने जो याद करना वो ये याद करना है कि मादा जो है वो किन किन हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस में। और ये हालतें क्यों होती हैं, ये जो कशिश की फोर्सेज होती है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मैकेनिकल खसूसियात हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल खसूसियात की एडवांटेज क्या है? ये टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में हमें इससे पता चलता है कि कौन सा मटेरियल जो है हमारे पास मुफीद है। ठीक है, तो ये सिर्फ जो 3 लाइन है ये हम लोग हाईलाइट करेंगे, आपने सिर्फ ये पढ़नी है। अब आगे कहते हैं ठोस अशिया में बिगाड़। कि आपने कोई चीज़ है उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, उस समय बिगाड़ पैदा हो जाता है। कहते हैं हमने मुशाहिदा किया है किसी शय पर कोई बैरूनी फोर्स अमल करे तो इसका साइज या शक्ल तब्दील हो जाती है। कहते हैं हमारा आम सा मुजाहरा है, हम देखते हैं कि आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हो ना, तो उसकी शक्ल या साइज ज़रूर बदल जाता है। और ऐसी फोर्स हम लोग क्या कहते हैं? बिगाड़ने वाली फोर्स। के अगर किसी चीज़ पर, किसी शय पर आप कोई फोर्स लगाओ, उसके साइज या शक्ल तब्दील हो जाए, तो ऐसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? बिगाड़ने वाली फोर्स। कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर किसी स्प्रिंग पर एक मुनासिब फोर्स लगाई जाए तो इसकी लंबाई को बढ़ाया भी जा सकता है, जिसे एक्सटेंशन कहा जाता है, या फिर दबाव भी किया जा सकता है, जिसको कंप्रेशन कहते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पर आपको मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं, कहते हैं ये स्प्रिंग है, अगर मैं इसको दोनों साइडों से दबाती हूँ ना तो ये छोटा हो जाएगा, इसको कहते हैं कंप्रेस हो गया। ठीक है, दबाया गया है। लेकिन अगर मैं दोनों साइडों से पकड़ के इसको खींचना शुरू कर दूँ तो इसका साइज बढ़ जाएगा, इसको हम कहते हैं स्ट्रेच हो गया। ठीक है, उसका साइज बढ़ गया। इस केस में साइज छोटा हो गया, इस केस में बढ़ गया, मतलब बिगाड़ पैदा हो गया। पहले शेप और थी, बाद में शक्ल चेंज हो गई है। यहाँ पे कंप्रेस हो गया, यहाँ पे उसका साइज बढ़ गया, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फोर्स लगाई तो उसका असल साइज और शक्ल जो है वो चेंज हो गई।
कहते हैं लेकिन जैसे ही ये जो मैंने अगर फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया हुआ है, अगर मैं फोर्स खत्म कर दूंगी ना, ये दोबारा अपनी इसी शेप में वापस आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ के खींचना शुरू किया, अगर मैं इसको खींचना बंद कर दूंगी तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर एक्सटेंशन मतलब उसका साइज बढ़ गया है या कंप्रेशन दबाव डालने से उसका लंबाई कम हो गई है, तो अगर फोर्स हटाया जाएगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जरूर आ जाएगा। इसी तरह से खींची हुई रबड़ की एक पट्टी या बैंड रबड़ पर फोर्स लगाई गई, फोर्स हटा ली जाए तो वो भी अपनी असल शक्ल में वापस आ जाएगी। कहते हैं इसके अलावा ना आप लोगों अक्सर देखे होंगे बच्चों की ये पोनियाँ होती हैं, अगर इस पोनी को भी मैं खींचूंगी ना पकड़ के, इसका साइज भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं वो फोर्स जिसके साथ मैं इसको खींच रही थी खींचना बंद कर दूंगी तो ये वापस इसी शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप स्प्रिंग ले लो उसको खींचो, या फिर आप कोई रबड़ बैंड ले लो उसको खींचो, लेकिन जैसे आप फोर्स हटाते हो तो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाती है। कहते हैं इसी तरह जब एक टेनिस बॉल को रैकेट से शॉट किया जाता है, कहते हैं ये कोई टेनिस बॉल है और कोई रैकेट है, आप क्या करते हो इसके जरिए बॉल को हिट करते हो। जब हिट करते हो ना तो ये थोड़ा सा इसमें बिगाड़ पैदा होता है। ये जो स्प्रिंग है, ये जो टेनिस है, इसकी शक्ल थोड़ी सी यहाँ से चेंज होती है, लेकिन जैसे ही बॉल आगे चली जाती है वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। टेनिस बॉल की शक्ल और रैकेट की तंत्रियों की शक्ल बदल जाती है या मुड़ जाती है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे इसको हिट करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा बिगाड़ पैदा होता है इस टेनिस में, ठीक है, रैकेट में सॉरी। तो जैसे ही लेकिन बॉल आगे चली जाएगी तो वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। रैकेट से बॉल उछलने के बाद वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। तो हमने यहाँ पे देखी कि आप स्प्रिंग को दबाते हो या फिर इसको खींचते हो, लंबाई उसकी बढ़ती है या कम होती है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाओगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। टेनिस की एग्जाम्पल ली है कि आप टेनिस के जरिए बॉल को जब मतलब टेनिस बॉल को जब रैकेट के जरिए आगे की तरफ शॉट लगाते हो तो जैसे बॉल आगे चली जाती है, जो रैकेट में बिगाड़ पैदा होता है, इसकी रस्सियाँ थोड़ी सी मुड़ी होती हैं, वो वापस आ जाती हैं। इस तरह से बच्चों की पोनी की एग्जांपल दी है कि उसको खींचते हो तो लेकिन जैसे ही उसको फोर्स को ख़त्म कर दो वो वापस आ जाएगी। तो कहते हैं अगर किसी शय पर से बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स हटाने के बाद वो अपनी असल साइज और शक्ल में वापस आ जाए तो ऐसी शय को क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं, लचकदार कहते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पोनी है, मैं इसको खींचती हूँ, इसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही मैं खींचना बंद कर देती हूँ वापस अपनी इसी शेप में आ जाती हैं। कहते हैं अगर वो वापस आ जाएं तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं इलास्टिक, लचकदार है, इसमें लचक है। ठीक है, तो ये इलास्टिक की डेफिनेशन है यहाँ से। अगर किसी शय पर से बिगाड़ पैदा करने वाली मतलब फोर्स जो इसके जी आप उसकी शक्ल बदल रहे थे उसको हटा देते हो और वापस अपनी शेप में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ को इलास्टिक कहते हैं। और इसके वापस आने की खसूसियत को आप क्या कहते हो, इलास्टिसिटी कहते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो डेफिनेशन करनी है वो इलास्टिसिटी की करनी है और इलास्टिक की करनी है। कहते हैं ये अब इलास्टिसिटी या इलास्टिक हमें हेल्पफुल कहाँ पे होती है, इससे हमें किसी भी मटेरियल की मजबूती और किसी फोर्स के ज़रिए अमल बिगाड़ का तयन कर सकते हैं। कहते हैं इससे हमें पता चलता है कोई चीज़ कितनी मजबूत है और अगर मैं उसका शक्ल बिगड़ गई है तो उस वो वापस भी आ सकती है या नहीं आ सकती, तो उसका हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि इलास्टिसिटी से हमें क्या पता चलता है, हमें किसी चीज़ की मजबूती और ये पता चलता है कि अगर उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो वो कितनी उसकी शक्ल तब्दील होगी। कहते हैं ज़्यादातर मटेरियल्स किसी खास ही लचकदार होते हैं, जैसे इनकी लचक इलास्टिक लिमिट खत्म होती है, लचक की हद के बाद तब्दीली जो है मुस्तकिल हो जाती है, तब बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स के बाद भी वो अपनी शय अपनी असली हालत में वापस नहीं आती। तो ये इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट है क्या कि एक कह लें मखसूस फोर्स के बाद अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे ना तो वो चीज़ जो है पक्की पक्की डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब वो ख़राब हो जाएगी, वो वापस अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगी। जिसकी एग्जांपल आपको ये वाली दी जाती है कि अगर ये आप पोनियाँ इस्तेमाल करते हो ज़्यादा देर के लिए तो आपने देखा होगा ये कहीं पे ना लूज़ हो जाती है, किसी साइड पे बड़ी थिन सी हो जाती है, तो वो हम कहते हैं वहाँ से वो डिफॉर्म हो गई है। अब आप उसको थोड़ा खींच के वापस भी छोड़ोगे तो वो अपनी इस शेप में वापस नहीं आएगी। इसके एग्जाम्पल में ना ये वाली पोनियाँ भी देखी जाती हैं, ये पहले ज़माने में होता था। जब आप इसको इस्तेमाल करते हो ना बच्चे ज़्यादा देर के लिए करो तो किसी एक जगह से ना ये बहुत बारीक हो जाती है, जहाँ से वो बाद में टूट भी जाती हैं। वो बारीक होने का मतलब क्या है कि अब वो पक्की ख़राब हो गई हैं, अब वो दोबारा अपनी इसी हालत में वापस नहीं आएंगी। इसको हम कहते हैं वो इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, कि उसके बाद जो तब्दीली है वो मुस्तकिल हो जाती है, वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आती। तो यहाँ पे हमारे पास इस टॉपिक में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, सबसे पहले कि मादा की हालतें कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद उसके अलावा ये जो हालतें हैं ये क्यों होती हैं, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की फोर्सेज होती हैं ना उनकी वजह से मुख्तलिफ हालतें होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स कौन सी है, उसकी डेफिनेशन है, उसकी एक एग्जांपल ले लीजिएगा। ये मुश्किल लग रही है तो आप ये रबड़ बैंड वाली ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ले वाली
कि जो बच्चियों की कोई एक एग्जांपल साथ में कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप जो है इलास्टिक की डेफिनेशन करेंगे, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस करेंगे, ये मैंने हाईलाइट किया, चाहिए आपने याद करना है। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मुख्तसर सवालात में किसी ठोस शय की लचक से आपकी क्या मुराद है, ठीक है, इलास्टिक से क्या मुराद है। तो इसमें डेफिनेशन आ जाएगी कि अगर आप फोर्स लगाते हो और फोर्स हटाने पे वो दोबारा अपनी असली शक्ल में वापस आ जाते हो तो हम कहते हैं वो इलास्टिक है, वो लचकदार है। इसमें एग्जाम्पल आप रबर बैंड की दे देंगे, तो जो आज हमने पढ़ा वो इसमें हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन था, बाकी ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। स्टिल कुछ पूछ रहा हूँ बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।